नमस्कार दर्शकों, नई पीढ़ी के एयरशिप कार्यक्रम में स्वागत है। परियोजना पर चर्चा करेंगे और सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार सम्मानित निवेशकों, साझेदारों, परियोजना के प्रतिभागियों, नमस्कार। अब हम वास्तुकला शहरी नियोजन पर चर्चा करेंगे। परियोजना समीक्षा और अनुमोदन के लिए 10 मार्च प्रस्तुत किया गया था। 7 अप्रैल को अनुमोदन में अस्वीकृति आई, जिसमें कुछ टिप्पणियां थीं। उसी दिन 7 तारीख को संशोधित परियोजना प्रस्तुत की गई। 7 तारीख नई रिपोर्ट शुरू हो गई। मैं परियोजना प्रतिभागियों की अधीरता को समझता हूँ। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि परियोजना के कई प्रतिभागियों के पास प्रक्रिया को प्रभावित करने की गंभीर संभावनाएं हैं। यह सुझाव दिया जा रहा है कि ड्यूमा को लिखा जाए। कृपया कोई भी जल्दबाजी में कदम न उठाए। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम परियोजना सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं। वास्तुकला और नगर निर्णय को सभी परिवर्तनों टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया। हाँ, उन्हें टिप्पणियां देने दें। उन्हें जो भी आवश्यक लगे वह करने दें। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य है परियोजना का शुभारंभ। पहले इसका काम लाभ प्राप्त करना, जिसके लिए यह परियोजना बनाई गई थी। जो रास्ते में बाधाएं आती हैं वे अपरिहार्य हैं। हाँ, निरीक्षकों के परिचय में इसे महत्वहीन या महत्वपूर्ण तथ्य मानना यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए चलिए काम करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं। यह अपरिहार्य है। इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। चाहे जो भी किया जाए, टिप्पणियां होती हैं। देखते हैं सुधार। इसलिए हमारा कार्य है वास्तुशिल्प और शहरी विकास समाधान को समन्वित करना, अनुमोदित करना और इसे मॉस्को स्ट्रोनादजोर को सौंपना, ताकि निर्माण के समापन का निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। यह हमारी मुख्य जिम्मेदारी है, जिसे हमें हल करना है और आगे बढ़ना है। कोई लक्ष्य नहीं है, एक कार्य है। अगला मुद्दा चर्चा करना है। मैंने वेबिनार में अवधि और पुनर्प्राप्ति समय का खुलासा नहीं किया। मुझे पता है, क्योंकि अगर हम यह कह रहे हैं कि हम टेक्नोपोलिस मॉस्को के प्रतिभागी और निवासी बन गए हैं, समझिए यह असंभव होता अगर हमारे पास आर्थिक मॉडल विकसित नहीं होता, व्यापार योजना नहीं होती, आर्थिक औचित्य नहीं होता। दस्तावेजों और जानकारी की बड़ी मात्रा विशेषज्ञों को प्रस्तुत की गई थी और उन्होंने इसे सब कुछ विश्वसनीय माना। और परिणामस्वरूप हम आपके साथ निवासी हैं। लेकिन उस समय से बहुत कुछ हुआ है, चला गया है, और ये सभी संकेतक जो विकसित किए गए थे वे अधिकतर इस बात का आकलन करने के लिए आवश्यक थे कि हम कितना समझते हैं, हम किस चीज को ले रहे हैं। यह निर्विवाद है, क्योंकि विशेषज्ञ भी अच्छे विशेषज्ञ होते हैं और समझते हैं कि परियोजना के कार्यान्वयन के समय ये सभी संकेतक अप्रासंगिक हो जाएंगे और परियोजना के नए संकेतक विकसित करने की आवश्यकता होगी। और क्या यह अभी करना उचित है? नई विकास के लिए मुझे लगता है कि यह अप्रासंगिक है, क्योंकि परियोजना की वापसी अवधि की प्रासंगिकता वास्तव में परियोजना के शुरू होने और पहले उत्पाद बैचों के कार्यान्वयन के बाद आएगी। मुझे लगता है कि हम इस क्षण के बहुत करीब हैं। उपकरण की सेटिंग प्रक्रिया जारी है। अतिरिक्त उपकरण का ऑर्डर दिया गया है। अभी हम चीन से और उपकरणों की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस उत्पाद के निर्माण की तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसे हम सबसे पहले बनाएंगे। और प्राथमिकता में मोतिल्योक के लिए शक्तिशाली इंजन कोण ग्राइंडर। इसलिए मेरी एक विनती है, जो सहयोगी डीलर बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं, कृपया उसे अपडेट करें। इसे कहाँ और कैसे जमा करना है? अलेक्जेंडर सुदारेव शायद सभी माध्यमों में इसे फिर से दोहराएंगे। कृपया इस जानकारी को अपडेट करें, क्योंकि समय आ रहा है। हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग पहले से ही गोदाम में पड़ी है। इसलिए हम अब विशेषज्ञों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वे चीन से कुछ उपकरणों की सेटिंग कर सकें। खैर, और अपनी टिक लगाएं, उपकरण काम के लिए तैयार है, ताकि बाद में संचालन कोई सवाल न उठें। मशीनें जिनके पास इलेक्ट्रिक मोटर हैं, क्या भविष्य में स्लावियानका पर फिर से लपेटी जाएंगी?
जब वारंटी समाप्त हो जाएगी, हाँ, आप बदल सकते हैं, लेकिन सभी नहीं, क्योंकि कुछ मोटरें असिंक्रोनस नहीं है। ऐसा मोटर नियंत्रकों के लिए कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं? अधिकतम वोल्टेज, करंट नियंत्रण विधि, ओवर वोल्टेज और करंट से सुरक्षा, पीएफसी की उपस्थिति, आवृत्ति। वे नियंत्रक हैं। हमारे पास एक नियंत्रक है जो उन मोटरों के लिए बनाया गया है जो मोतिलियों पर लगे होते हैं, लेकिन हमारे पास 20 किलोवाट की शक्ति वाले छोटे नियंत्रक भी हैं जिन्हें हमने साइकिलों पर इस्तेमाल किया है, जो वर्तमान में उपलब्ध क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता है और सॉफ्टवेयर सुधारों के साथ, क्योंकि इस समय हमने समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है और जो तकनीकें अब उपयोग में लाई जा रही हैं वे संरचना में गंभीर बदलाव करने की अनुमति देती हैं। वोल्टेज पर चर्चा उन कार्यों पर निर्भर करता है जो हल हो रहे हैं। वोल्टेज चाहिए, जबकि दूसरे मामले में उच्च वोल्टेज उपयोग हो सकता है। निर्भर करता है किस कार्य के लिए किस परिवहन साधन उपयोग किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर है, वह नियंत्रकों में उपयोग किया जाएगा, क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं है कि आधुनिक मोटरों का वेक्टर नियंत्रण और आधुनिक प्रबंधन पार्क-गोरेव रूपांतरणों पर आधारित है और अन्य एल्गोरिदम हैं जो रोटर की स्थिति को स्टेटर के सापेक्ष आकलन करते हैं। बुनियादी मापदंड हैं सॉफ्टवेयर का आधार और आगे सब कुछ ग्राहक की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। एक सेमिनार में कहा गया था कि 95 को बिना सेंसर के बनाया जा सकता है क्योंकि नियंत्रक बिना सेंसर का होगा। जब आप शून्य गति पर रोटर की स्थिति जानेंगे तो आप ईएमएफ का पालन कैसे करेंगे? ट्रैक्शन ड्राइव महत्वपूर्ण है। लेकिन इस मामले में हम कह रहे हैं कि हमारे पास अभी मोटरें बिना सेंसर की हैं। दूसरी बात कहाँ याद करें कि मोटर के प्रकार की परवाह किए बिना, चाहे वह भी एलडीसी हो, असिंक्रोनस हो या इंडक्टर हो, वास्तव में इन सभी प्रकार की मोटरों की रोटर की स्टेटर के सापेक्ष कम गति पर भी खराब विशेषताएं होती हैं और यह एक सामान्य समस्या है। इसलिए यह इन मोटरों के उपयोग के क्षेत्र और उद्देश्य पर निर्भर करता है, क्योंकि एक चीज होती है और दूसरी, और अधिकांश उपयोगों के लिए बिना सेंसर के मोटर होते हैं। अगर हम मोटर व्हील्स की बात करें तो हमने पहले ही कहा है कि उन्हें गियरबॉक्स के रूप में बनाना अधिक उपयुक्त है, जो वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है। गियरबॉक्स प्लैनेटरी हो सकते हैं और बेल्ट वाले भी प्रकार बहुत विविध होते हैं। मोतिल्योक इंजन खोला गया है जिसमें ऑप्टिकल एनकोडर कंघी देखी गई है, ट्रैक्शन मोटर व्हील्स पर होती है। यह अब इंजन एनकोडर काम कर रहे हैं। चीनी नियंत्रक समस्या थी, नियंत्रक का इंतजार। इसका क्या मतलब है? क्या समय पर नहीं दिए गए थे? ये नियंत्रक वर्तमान से कैसे भिन्न होंगे? किस कंपनी के नियंत्रक हैं? सबसे पहले शुरुआती संशोधनों के इंजन चीनी नियंत्रक काम करते थे और उसे एनकोडर की आवश्यकता होती थी। चीनी किस तरह से विफल रहे? वे विफल नहीं हुए। इस परिवहन कंपनी ने समुद्री मार्ग से भेजा। अब कंटेनर जहाज कहाँ है, किस महासागर में घूम रहा है, भगवान जानते हैं। अगर हम मुहर की बात करें तो उसे 2023 में ही आ जाना चाहिए था। यही इसलिए लॉजिस्टिक्स में समस्याएं हैं। चीनी ने भेजा, वे कब आएंगे भगवान ही जानते हैं। लेकिन मोतिल्योक पर हम अपने नियंत्रण की योजना है। इसके अलावा अभी सभी यांत्रिक तत्वों का निर्माण हो रहा है। यह रेडिएटर, इलेक्ट्रोड, विभिन्न प्रकार की गास्केट और अन्य घटक हैं जो नियंत्रक की असेंबली के लिए आवश्यक हैं, जिसमें आवरण भी शामिल है। आवरण, हमारे पास 50 आवरण गोदाम में पड़े हैं। अब हम नियंत्रक के परीक्षण और परीक्षण पर काम कर रहे हैं और इसके बाद हम प्लेटों के निर्माण और नियंत्रक के पहले बैच की असेंबली के लिए निर्णय लेंगे। उच्च वोल्टेज सिस्टम, कम करंट लॉस, इंजन दक्षता। कम करंट वाली बैटरी हल्की। मोतिल्योक इंजन पर अधिकतम करंट कितना है? 400 एम्पियर। तारों में कितनी हानि होती है? तार कितने मोटे और भारी होते हैं? और बैटरी 400 एम्पियर खींचना चाहिए, 60 किलोवाट, 600 एम्पियर। सब कुछ डिजाइन पर निर्भर करता है। मैंने बताया था कि गोरिनिच के पावर सप्लाई में पहले ट्रांसफार्मर पूरी तरह से विज्ञान के अनुसार बनाए गए थे। लिट्स तार और तांबे की पट्टी से बने थे।
उनका वजन 2 से अधिक किलोग्राम था। विज्ञान से बने थे। वे कुत्तों जैसे गर्म थे। फिर हमने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लिए। वहाँ कितने ग्राम थे? 70 ग्राम तांबा। घनत्व 0.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर था। हमारे यहाँ 75 एम्पियर था। हमें मोटे तारों की जरूरत नहीं थी। अगर आप भौतिकी को याद करें तो नुकसान प्रतिरोध के अनुपात में होते हैं, सही? नहीं, यह क्रॉस सेक्शन पर निर्भर नहीं। प्रतिरोध किस पर निर्भर? लंबाई क्रॉस सेक्शन पर। लंबाई 20 गुना घटाएं तो क्रॉस सेक्शन कितना घटेगा? 20 गुना। मोटी चीजें क्यों, भारी चीजें क्यों उठानी? ये जो पिंस हैं तो 220 पैकेज पिंस का प्रतिरोध प्रभावित करता है। इसलिए बीजीए प्रकार के कनेक्शन बनाए जाते हैं जो नीचे से सोल्डर किए जाते हैं, पिंस नहीं होते, प्रतिरोध को सर्किट से बाहर किया जा सके। इसलिए अगर आप क्लासिक तरीके से जा रहे हैं तो ठीक है, आप सही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचें और अनुभव प्राप्त करें तो शायद सब कुछ थोड़ा अलग होगा। क्या इस साल हमारे पास 50 से 100 विमान इंजन प्रतिदिन उत्पादन करने की संभावना है या यह आने वाले वर्षों में होगा? चेक नंबर 1 में मैंने पहले ही विमान इंजन के स्टैंड की एक डिटेल दिखाई थी। तो यह क्या है? स्टेटर पैकेज, बियरिंग के लिए स्लीव, और यह सब एल्यूमिनियम से ढका हुआ है। मैंने कहा था कि जैसे ही हमें उपकरण मिल जाएगा और मशीन को ठीक कर लेंगे, हम इस डिटेल को 30 सेकंड में बना सकेंगे। आगे आप खुद गिन सकते हैं कि कितने ऐसे स्टेटर बनाए जा सकते हैं। ठीक तरह रोटर भी उच्च दबाव वाली कास्टिंग मशीन में उसी उत्पादन क्षमता के साथ ढाला जाएगा। लेकिन चूंकि मशीन एक है, इसलिए इसे विभाजित करना होगा। फिर हमें पहले एक चीज को ढालना होगा, फिर पूरी सीरीज के लिए, हाँ, जैसे कि मासिक कार्यक्रम के लिए, फिर इसे हटाकर दूसरी को डालना होगा। सबसे जटिल प्रक्रिया शायद कॉइल्स को डालना है, जो श्रम साध्य है। इसके बाद श्रम साध्यता सेक्शनों की वाइंडिंग आती है, और अब हम 2 अतिरिक्त सीएनसी वाइंडिंग मशीनें खरीदने की संभावना तलाश रहे हैं ताकि इस तकनीकी प्रक्रिया की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। यह एक बात है। दूसरी बात, कॉइल्स को डालने में लगने वाले समय को कम करने के लिए हम अभी अन्य वाइंडिंग स्कीमों का परीक्षण कर रहे हैं जो सेक्शनों की संख्या को 96 से घटाकर 48 करने की अनुमति देती हैं। हम श्रम साध्यता और यांत्रिक उपकरणों के उपयोग की संभावना देख रहे हैं ताकि इस तकनीकी प्रक्रिया को भी अधिक उत्पादक बनाया जा सके। समस्याएं हल होंगी, कोई समस्या नहीं। क्या 125 कोन ग्राइंडर? हम छोटे आकार के इंजनों पर काम कर रहे थे। वे 125 मिलीमीटर कोन ग्राइंडर के लिए भी उपयुक्त होंगे और मिक्सर और अन्य घरेलू उपकरणों के लिए भी। लेकिन उन पर आगे का काम केवल तभी किया जाएगा जब पहले से किए गए विकास को उत्पादन में लाया जाएगा। उत्पादन के लिए तैयार है, लगभग उत्पादन तक, इससे पहले नहीं। क्या मैं सही समझ रहा हूं? अगर हम 2025 में शुरू करते हैं तो लाभांश की उम्मीद 2026 में करनी चाहिए। और दूसरा सवाल, क्या ऐसा नहीं होगा कि लाभांश निवेशकों के बजाय पुनर्निवेश में चला जाएगा? धन्यवाद। लाभांश के बारे में बात करने के लिए उन्हें केवल समाज के शेयरधारकों द्वारा ही वितरित किया जा सकता है। इसलिए पहले LLC सोवल मैश से आओ में पुनर्गठन करना होगा, और LLC सोवल मैश के पुनर्गठन से आओ में पुनर्गठित होते ही लाभ की गणना की जा सकती है और इसे वितरित करना चाहिए या नहीं। तो यह पहली बात है। आपके प्रश्न का दूसरा भाग, पुनर्निवेश। आज के समय में जो धनराशि निवेशकों से आती है वह पुनर्निवेश की संभावना से बचने की अनुमति देती है, और पुनर्निवेश तभी संभव होगा जब यह परियोजना की लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की अनुमति देगा और लाभांश के आकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकेगा। यही सब कुछ। ध्यान के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सोच समझकर कदम उठाएं। विनती है, जो भी जरूरत होगी हम संपर्क करेंगे। और मैं यह कहना चाहूंगा कि परियोजना में काफी सारे प्रतिभागी हैं जो सिर्फ निवेश नहीं करते बल्कि परियोजना में सक्रिय रूप से मदद भी करते हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि उत्पादन शुरू होने के साथ ही कई निवेशकों व साझेदारों को परियोजना के प्रतिभागी व कार्यान्वयनकर्ता बनने का अवसर मिलेगा। अलविदा।